जय हिंद एवरीबॉडी। आज से हम अपने चैनल सीबीएसई योद्धा पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो बुक कवर करेंगे वो है क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी स्कोप एंड नेचर। इसके बाद हम बाकी चैप्टर्स भी अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, what are approaches to study human geography, nature of human geography, environmental determinism, possibilism, neo-determinism, school of thoughts in human geography, fields and subfields of human geography। इसमें ये जो तीन टॉपिक हैं बेटा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है कि अर्थ जो है दो मेजर कंपोनेंट से मिलके बनी है। अर्थ जो है मेजर दो कंपोनेंट से मिलके बनी है, एक है नेचर और दूसरे हैं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है उसकी मेजर दो ब्रांचेस होती हैं बेटा, एक होती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये नेचर को स्टडी करती है, ये एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, जैसे कि लैंडफॉर्म्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, एटीसी। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को याद आया होगा कि हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। क्लास 12th में हमारी जो दोनों बुक्स हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में होता क्या क्या है। सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करती है? रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड का। दूसरा, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट। जितने भी ह्यूमन फिनोमिनाज हैं वर्ल्ड में, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो कॉलोनीज़ हैं, चाहे वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, वो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ कम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिनाज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिनाज है, ये सारा हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में सोशल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कहीं पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कहीं पे अंडर डेवलप्ड है, कहीं पे इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कहीं पे डेवलप्ड नेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और कहीं पे कुछ नेशंस ऐसे हैं दोज हु आर स्टिल इन डेवलपिंग फेज़। ठीक है, कुछ नेशन ऐसे हैं जो अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारी बुक हमसे कह रही है कि नेचर एंड ह्यूमंस आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स। नेचर और ह्यूमंस को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और इसका एक एग्जाम्पल भी उसने दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिनाज, चाहे फिजिकल फिनोमिनाज हो चाहे ह्यूमन फिनोमिनाज हो, इसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? यूजिंग द मेटाफॉर्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो हैं, ठीक है, उन्हें यूज़ करके हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखो, फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये सारे के सारे देखो नेचर के फिनोमिनाज हैं। स्टॉर्म, अर्थ, रिवर। और हम इन्हें यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम इन्हें डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी से। जैसे आई, माउथ, नोज, नेक, ये सारे के सारे। ठीक है, तो हम कई सारे नेचुरल फिनोमिनाज को ह्यूमन एनाटॉमी से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स, इन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सब ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स, इन सबको हम एज एन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करते हैं। जर्मन ज्योग्राफर्स ने तो ये तक कहा है कि स्टेट और कंट्री, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब अगर हम स्टेट और कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं तो इनमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, आर्टरीज भी होंगी। ठीक है, तो स्टेट और कंट्री के लिए आर्टरीज क्या हैं बेटा? रोड, रेलवे, वाटरवेज, ये लोग क्या, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? आर्टरीज की तरह काम करती हैं इन अ स्टेट और इन अ कंट्री। तो आपको ये याद रखना है।
ठीक है, आगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग दी है। ठीक है, सबसे पहले रेड्जल ने डेफिनेशन दिया, चाहिए याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों डेफिनेशंस। तो रेजल ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक सिंथेटिक स्टडी है। और किस चीज़ की सिंथेटिक स्टडी है? द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्थ सरफेस। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस, इसे हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहे हैं। ये एक स्टडी है किस चीज़ की? रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखना है वो वर्ड याद रखना है सिंथेसिस। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा एलएनसी सैंपल के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एलएनसी सैंपल कह रही है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप था, यहाँ पे कह रहे हैं स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, वही। ठीक है, मैन और अर्थ के बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहे हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है डायनामिज्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हमारे पास एक थर्ड जोग्राफर हैं जिनका नाम है पॉल वाइडल डेला ब्लाक, अगर यही इनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन है तो। इनके हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इट इज़ आ कंसेप्शन, ये कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से निकला है? फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ। सबसे पहले ये देखेंगे कि अर्थ पे क्या क्या फिजिकल लॉज चल रहे हैं। ठीक है, कैसे अर्थ फॉर्म हो रही है, कैसे सारी चीज़ें चल रही है, मतलब अर्थ कैसे काम कर रही है उसकी नॉलेज। और दूसरी चीज़, द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिट इट। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे रह रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप। इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझ लें तो उससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलेंगे। ये वाला पॉइंट फिर से समझ लो कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। और वो किस चीज़ से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है? एक नॉलेज से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। और वो नॉलेज किस चीज़ की है? सबसे पहले आपको फिजिकल लॉज को स्टडी करना पड़ेगा जो हमारी अर्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉज को आपको स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरा, जितने भी लिविंग बीइंग्स अर्थ पे रह रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसे भी स्टडी करना पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट इज़ अबाउट नोइंग हाउ द अर्थ वर्क्स एंड हाउ लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। सो नेचर, ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बुक हमें बता रही है ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमंस जो हैं नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, सपोज़ अगर आपको ग्राउंड वाटर निकालना हो, ग्राउंड वाटर से आपको काम करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? हैंड पंप यूज़ करेंगे। ठीक है, बोरवेल यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूबवेल यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि हाथ से खुदाई करके हाथ से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उससे फिर आप ग्राउंड वाटर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ या ना? और ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या हो गई यहाँ पे? इस एग्जांपल में हैंड पंप जैसे हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये सोलर पैनल की हेल्प से नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये नेचर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने तभी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जब उन्हें समझ में आया कि नेचर काम कैसे करती है। उसी के बाद तो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। जैसे अगर हमें इंसोलेशन नहीं समझ में आता, अगर हमने धूप को अच्छे से नहीं स्टडी किया होता, लाइट को अच्छे से नहीं स्टडी किया होता, तो हम लोग सोलर पैनल भी नहीं बना पाते। ठीक है, तो जब हमने नेचर को अच्छे से स्टडी करा, नेचुरल लॉज को अच्छे से स्टडी करा, तभी हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए जिससे हम नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जब हमने फ्रिक्शन एंड हीट को समझा तब जाके हमें फायर के बारे में पता चला कि फायर काम कैसे करती है, जलती कैसे है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि आग लगाई कैसे जाती है ना, या जंगलों में आग कैसे लग रही है। ठीक है, जब हमने फ्रिक्शन समझा, जब हमने हीट समझा, तब जाके हमें फायर के बारे में पता चला। इसके अलावा लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स, जब हमने एरोडायनेमिक्स को समझा अच्छे से तब जाके हम फास्टर प्लेन्स बना पाए। ठीक है, आपने कभी नोटिस करा होगा जो एरोप्लेन है उसका जो फेस होता है आगे से वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है,
अगर इस तरीके से अगर हम प्लेन का आगे का हेड बनाएंगे तो क्या वो एफिशिएंट होगा? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस नेचुरलाइज हो रहे हैं, ह्यूमंस नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, ह्यूमंस नेचर की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस फिलॉसफी के। नेचर्स डोमिनेंस ओवर ह्यूमंस, यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रही है? नेचर। किसे डोमिनेट कर रही है? ह्यूमंस को। ह्यूमंस अडेप्ट टू नेचर एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ह्यूमंस नेचर के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे द टेक्नोलॉजी लेवल वॉज वेरी लो। टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि हम लोग नेचर से डर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम लोग नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत लो थी, प्रिमिटिव टूल्स थी, पुराने टूल्स की हेल्प से हम लोग काम कर रहे थे, और नॉलेज ना के बराबर थी, प्रिमिटिव नॉलेज ही थी। ह्यूमन रोल वॉज पैसिव। ठीक है, ह्यूमन रोल जो है यहाँ पे पैसिव है, इनडायरेक्ट है। नेचर डिक्टेट लाइफस्टाइल्स एंड एक्टिविटीज़, नेचर के हिसाब से ही ह्यूमंस की लाइफस्टाइल होगी और उनकी एक्टिविटीज़ भी नेचर के हिसाब से ही होंगी। नेचर की इमेज इस फिलॉसफी में मदर नेचर की है। ठीक है, यहाँ पे हम नेचर को क्या मान रहे हैं? मदर नेचर मान रहे हैं, उससे डर रहे हैं और उससे ओबे कर रहे हैं, उससे वर्शिप कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल सोसाइटीज़ यूजिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड वर्शिपिंग फॉरेस्ट स्पिरिट्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है, एक प्रिमिटिव तरीका है कल्टीवेशन करने का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरानी जो एंशिएंट टूल्स हैं, प्रिमिटिव टूल्स हैं, वही वही टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉसिबिलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हमने नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया। और कैसे हमने ह्यूमनाइज करा? क्योंकि अब हमारे पास आ गई है टेक्नोलॉजी। अब हम नेचर से डर नहीं रहे, उसे वर्शिप नहीं करते, अब तो बस हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और उसके हिसाब से नेचर को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वन बाय वन इसके फीचर समझो। ह्यूमंस डोमिनेंस ओवर नेचर, यहाँ पे डोमिनेटिंग है ह्यूमंस, और किसे डोमिनेट कर रहे हैं? नेचर को डोमिनेट कर रहे हैं। ह्यूमन मॉडिफाई एंड कंट्रोल नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी, अपने हिसाब से ह्यूमंस नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लेवल यहाँ पे एडवांस है, हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, और जिसकी वजह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिना किसी लिमिट के। यहाँ पे जो ह्यूमन रोल है वो एक्टिव हो गया है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं नेचर के साथ। पहले डर रहे थे, पहले जितना नेचर प्रोवाइड करा रही थी उतना ही हम लोग यूटिलाइज करते थे, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ह्यूमंस शेप एंड ट्रांसफॉर्म द एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमंस अपने हिसाब से क्या करेंगे? शेप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी एनवायरनमेंट को। यहाँ पे जो नेचर की इमेज है वो सिर्फ एक रिसोर्स बेस की है। पहले जिसे हम मदर नेचर कह रहे थे, अब वो सिर्फ हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स बेस है। हम उसे अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और अपने तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए उसे ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझो। अर्बन लाइफ इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स विद आर्टिफिशियल हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, जैसे किसी अर्बन एरियाज़ में, जैसे शहरों में, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे दिल्ली का हम लोग एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, लेकिन उससे हम डरते नहीं हैं, उससे हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल हीटिंग है, सर्दियों में हम लोग हीटर यूज़ कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल कूलिंग है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आज की डेट में हमारे पास क्या है? AC। इसका मतलब ये है कि अब हम नेचर को अनलिमिटेडली यूज़ कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों? उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास आज की डेट में क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दोनों का कंपैरिजन देख लो। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, यहाँ पे नेचर डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमंस नेचर के हिसाब से काम करेंगे, और यहाँ पे ह्यूमंस नेचर को अपने हिसाब से काम करवाएंगे, अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से उसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो लो है। ठीक है, पुरानी टूल्स से, प्रिमिटिव टूल्स से हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है, ह्यूमन रोल वाज पैसिव, इनडायरेक्ट रोल था, नेचर के हिसाब से काम कर रहे थे। यहाँ पे ह्यूमन का रोल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, डायरेक्ट हो गया है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से शेप कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे नेचर की इमेज मदर नेचर की है, यहाँ पे नेचर की इमेज एज
सिर्फ एक रिसोर्स बेस की है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम लोग नेचर से डर रहे थे, अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पॉसिबिलिज्म में हम नेचर से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और नेचर को बिना मतलब कि हम एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत आई इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने की, इन दोनों के बीच एक मिडिल पाथ निकालने की, और वो मिडिल पाथ कहलाया नियो डिटर्मिनिज्म। इस मिडिल पाथ को कहा गया नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म। ये थ्योरी दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। अब ये थ्योरी क्या है समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बैलेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। ना तो नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ना ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, ये बैलेंस्ड है। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन कैन इंटरेक्ट विद एंड मॉडिफाई नेचर बट विद इन लिमिट्स। हम नेचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिट्स, लिमिट्स में रह के ऐसा करना है। नेचर सेट्स बाउंड्रीज और कॉन्स्टेंट्स एंड ह्यूमंस मस्ट रिस्पेक्ट दीज वाइल प्रोग्रेसिंग, ठीक है। नेचर कुछ बाउंड्रीज असर्ट करती है, कुछ कंस्ट्रेंट असर्ट करती है ह्यूमंस पे, और हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। नेचर ने जो बाउंड्रीज बनाई है, जो लिमिट्स बनाई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे प्रोग्रेस करनी है। इसकी एनालॉजी क्या है, ये बहुत आसानी से हमें समझाने की कोशिश की है ग्रिफिथ टेलर ने। सबसे पहले रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स की हेल्प से उसने हमें समझाने की कोशिश की। सबसे पहले रेड लाइट, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप। और उससे कैसे डिक्टेट कर रहा है वो, नेचर रिस्ट्रिक्ट एक्शंस। नेचर कह रही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो आपको ध्यान से उन्हें यूज़ करना है। एम्बर लाइट, गेट रेडी, एसेज एंड प्लान विद लिमिट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको नेचर को यूज़ करना है, नेचर से कोई रिसोर्सेज निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन लिमिट में रह के, ठीक है। उसके बाद है थर्ड ग्रीन लाइट, यानी कि गो। ह्यूमंस में एक्ट व्हेन नेचर अलाउज। ह्यूमंस तभी एक्ट करें, ह्यूमंस तभी आगे बढ़ें जब नेचर उन्हें अलाउ करे, ठीक है। इसके पीछे की आइडिया क्या है, अगर एक की आइडिया समझें, ठीक है। ये जो नियो डिटर्मिनिज्म है, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमंस आर नाइदर फुली कंट्रोल्ड बाय नेचर नॉर कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। ना तो नेचर उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है और ना ही वो पूरी तरीके से फ्री हैं। दे कैन डेवलप एंड इनोवेट बट मस्ट ओबे नेचुरल लॉज टू अवॉइड एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो इनोवेट कर सकते हैं नई नई चीज़ें, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें करते हुए नेचुरल लॉज को ओबे करना पड़ेगा, जिससे एनवायरमेंट बचा रहे। इसके एग्जाम्पल समझो। बिल्डिंग सिटीज़ इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इम्पॉसिबल विद प्रॉपर इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऐसे एरियाज़ में बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक आते ही बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। जैसे कि हमारा जो ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा जापान वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने हाउसेज, अपने बिल्डिंग्स बहुत एडवांस लेवल पे बनाते हैं, ठीक है। यूजिंग रिवर्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू अवॉइड इकोलॉजिकल डैमेज। अगर हम रिवर्स पे डैम बना रहे हैं, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, इकोलॉजी डैमेज ना हो। क्यों इम्पॉर्टेंट है नियो डिटर्मिनिज्म? इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट एम्फेसाइज एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको अगर टेक्नोलॉजी मिल गई है, ऐसे नहीं कि आप उसे हवा में यूज़ कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबली उसे यूज़ करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस ग्रोथ विद कंजर्वेशन। ग्रो करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रो करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंजर्वेशन भी करना है, इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी बुक में साइड में एक लेफ्ट पेज पे राइट साइड में एक बॉक्स दिया है, स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने की कुछ फिलोसफीज़ हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर जो रिलेशन है उसे स्टडीज़ करने की कुछ फिलोसफीज़ हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल। अब ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इट इज़ मेनली कंसर्न विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। वेलबींग के जो एस्पेक्ट हैं,
वो यहाँ पे मेजरली स्टडी किए जाएंगे, जैसे हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है। इसके अलावा रेडिकल स्कूल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बेसिक कॉजेज जो हैं, ठीक है, जैसे पोवर्टी, डेप्रिवेशन, सोशल इनइक्वालिटी, इनका जो बेसिक कॉज है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे करेंगे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी यूज करके। ठीक है, कार्ल मार्क्स हम सब ने मेरे ख्याल से क्लास 9th में पढ़ा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द विल ऑफ इज द रूट ऑफ ऑल इविल, है ना, हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास है बिहेवियरल स्कूल। It emphasizes on lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race, religion and ethics। अब ये है क्या, ठीक है, अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग, अलग अलग रेस वाले लोग, अलग अलग रिलीजन वाले लोग, ठीक है, स्पेस को लेके इनका परसेप्शन क्या है, ये कैसे ज्योग्राफिकल स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। स्पेस मतलब वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, ज्योग्राफी वाला स्पेस कैसे यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि कहीं पे कई सारे लोग क्या करते हैं, जो लैंड है यानी कि जो भूमि है उसकी पूजा करते हैं, उनसे वर्शिप करते हैं, और कहीं पे इट इज़ जस्ट अ रिसोर्स, उनका काम क्या है, सिर्फ इसे एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से भी हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आया था स्पेसिफिकली, ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों हैं, रीजनल एनालिसिस और एरियल डिफरेंशिएशन आपसे पूछे गए थे 2024 बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग अप्रोचेस रही हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने की, तो एक एक करके देखते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, यहाँ पे जो अप्रोच रही है वो रही है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। कॉलोनियल पीरियड में हम सबको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, प्रॉफिट कमाना। उनका एक ही मोटिव था, प्रॉफिट कमाना। और उसके लिए क्या कर रहे थे, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे और उनका डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे थे, कैसे वहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन हो, कौन सी सॉइल वहाँ पे है, कौन सी क्रॉप वहाँ पे अच्छे से हो सकती है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है, फोकस ऑन डिस्कवरिंग न्यू लैंड्स, नए नए ज़मीन के टुकड़े हमें ढूंढने हैं, नए लैंड्स हमें ढूंढने हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड इंसाइक्लोपीडिक अकाउंट्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग जगह के हम डिस्क्रिप्शंस तैयार करेंगे, ठीक है, उनके अकाउंट्स तैयार करेंगे, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, वो सारी चीज़ें। लेटर कॉलोनियल पीरियड में हमने जो अप्रोच अपनाई उसका नाम था रीजनल एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रीजन को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं उसकी। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये मानना था अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स टू नो द होल अर्थ। ठीक है, जैसे ये हमारी पूरी अर्थ है और मैं इतना एरिया को बहुत अच्छे से स्टडी कर लूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इतना एरिया अच्छे से स्टडी कर लिया तो ये मानना था कि पूरी की पूरी अर्थ जो है मैं उसके बारे में स्टडी कर लूँगा, क्योंकि जितना यहाँ पे है वैसे ही पूरी अर्थ होगी। ठीक है। अगला हमारे पास जो है 1930s एरियल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब ये क्या है, इट एम्फसाइजेज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। कोई पर्टिकुलर रीजन इतना यूनिक कैसे है, अलग कैसे है, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। यहाँ पे हम यूनिकनेस ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करके ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अर्थ हमें समझ में आ गई, पूरी अर्थ कैसे काम कर रही है वो हमें समझ में आ गई। ठीक है। लेट 1950s 1960s में हमारी जो अप्रोच रही है वो रही है स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया था 2024 में। ठीक है। इस अप्रोच में कुछ नया हुआ, वो क्या हुआ, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, ये जो टूल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्टैट्स टूल्स हैं, ये हमने यूज़ करी। लॉज ऑफ फिजिक्स हमने यूज़ करे, और क्या काम करने के लिए, टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फिनोमिनाज। ह्यूमन फिनोमिनाज मतलब वही पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं पे बर्थ रेट ज़्यादा है, कहीं पे बर्थ रेट कम है। इस सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमने कंप्यूटर्स यूज़ करे, स्टैट्स टूल यूज़ करी, फिजिक्स के लॉज अप्लाई करे। ठीक है। अगले हमारे पास 1970s में जो फिलॉसफी आई, जो अप्रोच है, वहाँ पे हमें देखने को मिला इमर्जेंस ऑफ न्यू स्कूल्स, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियरल स्कूल। ये सारे अभी हमने पढ़ लिए। बिहेवियरल स्कूल में दे फोकस्ड ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। रेडिकल स्कूल में इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म हम लोगों ने स्टडी करा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में वेलबींग एंड परसेप्शन हमने स्टडी करा। ठीक है। 1990s में यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, ये हमारी नई अप्रोच आई। ठीक है, 1990s में ये वाली हमारी अप्रोच रही।
इसमें हमने जो यूनिवर्सल थ्योरीज हैं उन्हें रिजेक्ट करके हमने क्या किया, एम्फेसाइज ऑन लोकल कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। हमने कहा है कि यूनिवर्सल थ्योरीज आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, हर जगह की पॉपुलेशन पे आप एक जैसी थ्योरी अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ पे जोर दिया, किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, लोकल कंटेक्स्ट पे और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे, कहाँ के लोग किस तरीके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। अब इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फील्ड है वो है सोशल ज्योग्राफी। इसमें क्या क्या सब फील्ड्स इसके आ जाएंगी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक सोशोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ लीजर सोशोलॉजी, कल्चर ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब इसमें आ जाएगा। हिस्टोरिकल हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, सारा इसमें आ रहा है। अर्बन ज्योग्राफी की कोई सब फील्ड नहीं है इसमें। जो सोशल साइंस डिसिप्लिन है वो है अर्बन स्टडीज़, अर्बन प्लानिंग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी इकोनॉमिक फिनोमिना हैं ज्योग्राफी में वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं क्लास 12th के उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हम लोग कैसे अपने आप को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, अच्छे से समझाने की, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकती हैं। आई प्रॉमिस यू कि वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करते रहो।